2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मूड में आ गई है। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर है। पिछले 4 महीने में यह राहुल गांधी का चौथा दौरा है। आज राहुल गांधी पटना पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने फिल्म फूले देखी। सामाजिक अलग अलग संगठन के लोगों के साथ उन्होंने फिल्म देखी फूले। यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। राहुल गांधी का फिल्म देखना भी एक सियासी संदेश माना जा रहा है। पार्टी दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक बिहार में चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या फिर महादलित, यह एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है। राहुल गांधी की कोशिश है उसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ श्रीनगर दौरे पर पहुंचे और वहां के 15वीं कोर बटालियन में जाकर सैनिकों का हालचाल लिया। आपको बता दें कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ श्रीनगर के बादामी बाग पोस्ट में पहुंचकर सेना को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोले का निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद है। बादामी बाग छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सलाम करता हूँ। मैं यहाँ उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूँ जिसने दुश्मनों को तबाह कर दिया, जिस तरह से अपनी सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों और बंकरों को नष्ट किया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर हमारे सैनिकों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और थमा नहीं है, और यह भी कहा कि आपको खुली छूट है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जश्न जीत का मनाया जाता है, सीज का नहीं। दरअसल भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद बीजेपी की तिरंगा शौर्य यात्रा पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा इतनी बेहतर हो कि दोबारा पहलगाम जैसी चूक न हो पाए। अखिलेश ने कहा कि सीमाएं सुरक्षित हो, इसके लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी अमेठी से गुमशुदा हो गई है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के दलबदलू लोगों की सगी नहीं होगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा कि आर्मी अफसर पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी नारी बंधन का नारा तो देती है लेकिन महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानती। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता इस रैलियों में शिरकत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष फिलहाल खत्म हो चुका है। अब इस पर देश में सियासत तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया, तो इसके जवाब में कांग्रेस अपनी जय हिंद यात्रा लेकर आई है। 14 मई को कांग्रेस ने घोषणा की कि वह भाजपा का मुकाबला करने के लिए देश भर में जय हिंद रैलियां निकालेगी और सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, पीएम मोदी उन पर चुप क्यों हैं? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ कश्मीर कश्मीर चल रहा है, आतंकवाद का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। अमेरिका या उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा कश्मीर के बारे में चर्चा सिर्फ भारतीय संसद कर सकती है, ये बात साफ होनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि जय हिंद सभाओं में प्रधानमंत्री से सीधा सवाल किया जाएगा और उनका जवाब मांगा जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर हाई कोर्ट के दखल और निर्देशों के बाद कल देर रात एफआईआर दर्ज कर ली गई। आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसी एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए। इसकी ड्राफ्टिंग पर सवाल खड़े करने के साथ साथ ये भी पूछा गया कि आखिरकार 4 घंटे में जो एफआईआर करने के निर्देश दिए थे उसमें देरी क्यों हुई, और ये सवाल भी महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से पूछा गया हाईकोर्ट ने कि आखिरकार सरकार की तरफ से कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला 11 तारीख यानी रविवार का है। महू में सोफिया कुरैशी को लेकर जो विजय शाह हैं उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद से विवाद हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए
इस बीच एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन वो भी एफआईआर को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है विजय शाह की तरफ से, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर फटकार लगाई गई है विजय शाह को कि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान आखिरकार कैसे दे सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। दोनों एनसीपी के साथ आने की अटकलों के बीच महानगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों ही एनसीपी के धड़े जुट गए हैं। दोनों ही गुटों की कल मुंबई में अलग अलग बैठक हुई। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों एनसीपी के साथ आने की चर्चा पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और काम पर लगें। सत्ता पक्ष युद्ध को भी चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगा, यह देखें कि कैसे इससे निपटना है। अजित पवार गुट की तरफ से अजित पवार ने मोर्चा संभाला। एनसीपी अजित पवार गुट के मुखिया अजित पवार ने अपने विधायकों से कहा कि अभी किसी भी तरह की बात नहीं हुई है, ना ही कोई एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया है, इसलिए आप काम पर लगें और चुनाव पर ध्यान दें। इससे पहले यह अटकलें तब तेज हो गई जब एनसीपी शरद चंद्र पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा कि एनसीपी के साथ आने का फैसला सुप्रिया सुले लेंगी। इसके बाद एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल का जवाब आया। उन्होंने कहा कि देश पर संकट है, देश में युद्ध का माहौल है, सीमा पर तनाव है। सबसे बड़ी समस्या यह है, छोटी समस्या है दोनों एनसीपी का साथ आना, जिस पर कभी भी बात हो सकती है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना के अंतर्गत अब बहनों के पतियों के बैंक अकाउंट की भी जांच करेगी। प्रशासन लाभार्थी महिलाओं के परिवार के मुखिया के बैंक अकाउंट को खंगोलेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लाभार्थियों की संख्या और घटेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना में कंडीशन है कि जिन परिवारों की मासिक आय 20,000 के नीचे है, उन्हीं परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रशासन को आशंका है कि कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की मासिक आय 20,000 से ज़्यादा है। सरकार का कहना है कि योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है और केवल उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए जो वास्तव में पात्र है। इस योजना को पिछले साल जुलाई में लागू किया गया था। योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना की शुरुआत में पात्र महिलाओं की संख्या करीब 2 करोड़ 33 लाख थी, लेकिन बाद में करीब 13 लाख लाभार्थियों की संख्या घटा दी गई। इस योजना को लेकर शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि इस योजना की जो राशि है 1,500 रुपये बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत बहनों के पैसे तो नहीं बढ़ाए गए, लेकिन सरकार लाभार्थियों की संख्या घटाने में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी को अब सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और मिलावटखोरों की तस्वीरें प्रमुख चौक चौराहों पर लगाई जाएंगी। यूपी में अब मिलावट करने वालों और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर गाज गिरने वाली है, उनकी तस्वीरें चौराहों पर लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक के बाद इस बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मिलावटखोरी सामाजिक अपराध है और ये अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों की जांच उनकी उत्पादन इकाइयों पर ही होनी चाहिए और इसके लिए अलग से डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नकली दवाओं का कारोबार करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी और मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए जयपुर में आज तिरंगा रैली निकाली गई है। इस रैली का मकसद यही है, अपनी एकजुटता दिखाना, सेना के प्रति अपना पूरा भरोसा जताना, और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे। जयपुर की जनता है, हाथों में तिरंगा लिए अब अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक ये लोग जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय सेना है, उनका दमखम है। तो आतंकवाद की क्या मिसाल कि वो यहाँ पर आ जाए, किसी तरह का खतरा पहुंचा दे। तो ऐसे में भारतीय सेना के शौर्य, जज्बे को सलाम करने के लिए लोगों में राष्ट्र प्रेम और एकता, एकजुट रहने के का संदेश देते हुए ये पूरी तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस तिरंगा यात्रा के जरिए कई बड़े संदेश देने की कोशिश की जा रही है आतंकवाद के खिलाफ, कि समूचा देश
एकजुट है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। पाकिस्तान की ओर से जब सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था तो भारतीय सेना और बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान की बैरोनाथ पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस बैरोनाथ पोस्ट में करीब 8 आतंकी मौजूद थे जिन्हें बीएसएफ के बहादुर जवानों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। आपको बता दें कि सांबा और कठुआ जिले में बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान की डांडरी पोस्ट को पहले तबाह किया गया। डांडरी पोस्ट कहने को पाकिस्तानी रेंजर की पोस्ट थी, लेकिन ये आतंकियों का लॉन्च पैड था। वहां पर 7 आतंकियों को बीएसएफ के बहादुर जवानों ने ढेर कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने दोबारा आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की बैरोनाथ पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के सियालकोट जिले में भी पाकिस्तान के लॉन्च पैड लूनी को बीएसएफ के बहादुर जवानों ने माटी में मिला दिया। ये दिखाता है भारतीय सेना के जवानों का खौफ कि कैसे जो पाकिस्तान है वो थर थर कांप रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, जम्मू। दक्षिणी कश्मीर के नादिर त्राल इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं फोर्सेस की तैनाती पूरे इलाके में देखी जा रही है और एक के बाद एक कामयाब ऑपरेशंस यहाँ पर फोर्सेस की तरफ से देखे जा रहे हैं। 48 घंटे के भीतर 6 आतंकी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। पहली मुठभेड़ केलर शोपिया इलाके में हुई जहाँ पर लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया और उसके बाद आज नादिर त्राल इलाके में एक और मुठभेड़ देखने को मिली जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी मारे गए, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक आसिफ शेख है जो वो आतंकी है जिसका नाम पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पूछताछ में सामने आया था कि उसने आतंकी जो पहलगाम बैसरन में हमलावर थे उन्हें किसी तरह की मदद पहुंचाई हो। हालांकि अभी जांच का विषय है, इसको लेकर अभी भी लगातार जांच हो रही है, लेकिन फोर्सेस के लिए काफी अहम कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक 2 मुठभेड़ों के दौरान 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें से आज 3 आतंकी यहाँ नादिर त्राल इलाके में फोर्सेस के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, त्राल, न्यूज़ 24। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है और ऐसे में अब हालात जो हैं वो सामान्य होने लगे हैं, यानी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। प्रशासन की ओर से जिन स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया था, आज से जम्मू में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन जो बॉर्डर से सटे हुए स्कूल हैं वो अभी भी बंद रखे गए हैं। हम इस समय स्कूल में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि जो बच्चे हैं वो लगातार स्कूल में आ रहे हैं। ये दिखाता है कि बच्चे जो हैं उनमें किस तरह का कोई डर नहीं है, किस तरह का कोई खौफ नहीं है। लगातार जो बच्चे हैं वो स्कूल में आ रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूलों में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी माँ बाप जो हैं बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, क्योंकि उनमें डर है, उनमें खौफ है कि कायर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू कर दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो बॉर्डर से सटे हुए स्कूल हैं उन्हें एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर में स्कूल जो है वो शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन श्याम के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पहली बार बिहार में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ 4 मई को हुआ था और आज यानी कि 15 मई को इसका समापन है। इस दौरान बिहार ने इतिहास रख दिया है। खेलों के इस महाकुंभ में पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिभागी आए थे, उनके सहयोगी आए थे और इस दौरान बिहार के करीब 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। और इस आयोजन के दौरान न सिर्फ नए खेल प्रतिभा उभर कर सामने आए, बल्कि बिहार के कई ऐसे क्षेत्रों से जहां से खिलाड़ी पहले नहीं आते थे, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। करीब 260% ज़्यादा प्रदर्शन रहा पिछले कई वर्षों की तुलना में। तो बिहार में प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य सरकार के ने जो प्रयास किए थे उसका साफ तौर पे असर दिखने को मिला, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई नए युवा खिलाड़ी जो 18 वर्ष के उम्र के थे वो सामने आए थे और उसके बाद उनकी प्रतिभा सामने आई है। कई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और साफ तौर पे माना जा सकता है कि जो प्रयास सरकार ने यहाँ किया उसका एक सार्थक और सफल नतीजा तस्वीर सामने आई है खेले इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है और ऐसे में अब हालात जो हैं वो सामान्य होने लगे हैं, यानी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। प्रशासन की ओर से जिन स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया था, आज से जम्मू में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन
लखनऊ में चलती एसी बस में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले, नहीं खुला इमरजेंसी गेट। बिहार से दिल्ली जा रही थी एसी बस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का लिया संज्ञान। सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था की वजह से 5 मासूमों की जान चली गई। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि बागपत में रजिस्टर्ड है ये बस का परमिट 2023 में समाप्त हो चुका था। मामले की जांच की जा रही, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्लीपर बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। चलती एसी बस में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 4:40 पे आउटर रिंग रोड मोहनलालगंज के पास हादसा हुआ। हादसे में 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी, भाई, बहन और एक युवक शामिल हैं। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। धुआं उठने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़ करके भाग गए। यात्रियों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर की सीट के पास एक्स्ट्रा सीट लगी होने से यात्रियों को नीचे उतरने में दिक्कत हुई। कई यात्री फंसकर गिर गए। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक पूरी बस जल चुकी थी। दमकल ने करीब 30 मिनट के बाद आग बुझाई। टीम अंदर पहुंची तो जले हुए 500 मिले। शुरुआती जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। देश के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दानदाताओं के लिए सेवा और सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए नई दान नीति को लागू किया गया है। इस दान नीति को शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की ओर से हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब दानदाताओं को उनके दान के अनुसार सुविधा और सम्मान प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य साईं भक्तों को अधिक सम्मान और व्यवस्थित सेवा देना है। इसमें दर्शन करना, आरती पास, प्रसाद, पूजा कूपन, साई साहित्य और सम्मान चिन्ह जैसी सुविधाएं शामिल है। यही नहीं, जो बड़े दानदाता होंगे उन्हें जीवन भर वीवीआईपी दर्शन और साईं बाबा का वस्त्र अर्पण का विशेष अवसर भी मिलेगा। जो भक्त 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक दान करेंगे उन्हें साल में 2 बार वीवीआईपी आरती देखने का मौका मिलेगा और 5 सदस्यों को साल में 1 बार आजीवन वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जाएगी। 5 लाख रुपए से अधिक दान देने वाले भक्तों के लिए 3 वीवीआईपी आरती और साल भर में 2 बार आजीवन वीआईपी दर्शन का अवसर मिलेगा। ये नई दान नीति तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर लागू की गई है। बता दें कि शिरडी साईं बाबा के चरणों में भक्त बड़ी तादाद में सोने चांदी के आभूषण के साथ साथ नकदी भी अर्पित करते हैं। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।